तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूड है पिछले टॉपिक डिफरेंशिएशन से। ओके, तो डिफरेंशिएशन से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था, डिफरेंशिएशन से आगे चलते हैं हम लोग। बच्चा डिफरेंशिएशन का एक पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएशन सेकंड। ओके, और लास्ट हमने यहां पे जाके खत्म किया था चेन रूल पे। तो एक बार और चेन रूल को समझाते हैं, बच्चे ज्यादा उसी में परेशान रहते हैं। तो सबसे छोटा पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। मतलब हमें फाइंड करना है dy बाय dx। क्या फाइंड करना है बच्चों? dy बाय dx। ओके, ठीक। अब ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, dy बाय dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कौन है बच्चा? साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्चुअली। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि x किसके अंदर छुपा हुआ है? साइन के अंदर छुपा हुआ है। और साइन खुद किसके अंदर छुपा हुआ है? स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ है। अब अगर आप पहचान जाते हैं ये चीज, तो आपको x तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे देखिए, सबसे पहले कहां पे जाएं? स्क्वायर के पास। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो पहले स्क्वायर की पिटाई की हमने, किसके रिस्पेक्ट में? साइन के, क्योंकि स्क्वायर ने साइन को छुपा के रखा था। फिर साइन की हमने पिटाई की। पिटाई मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं। डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना, और तोड़ने को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि पिटाई करना। ओके, तो स्क्वायर की पिटाई किसके रिस्पेक्ट में? साइन के। फिर साइन की पिटाई किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। और फिर एक्स की पिटाई लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में बच्चा? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तीन स्टेप आपने यहां पे देख लिए। देखिए सबसे पहले स्क्वायर ने छुपा के रखा था, उसकी पिटाई हुई। फिर साइन ने छुपा के रखा था, उसकी पिटाई हुई। फिर जाके हमने लास्ट में एक्स की पिटाई की। पिटाई करना किसका है? लास्ट एक्स का। तो ये एक चीज समझ लीजिए। अब करते कैसे हैं इसके आगे, ये लिख लिया तो सब हो गया। इसको दिमाग में लेट कुछ भी मान लीजिए, जेड मान लीजिए। तो ये जेड स्क्वायर होगा ना बच्चा। तो जेड अगर ये है तो ये जेड का स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर का क्या होता है? 2z। लेकिन जेड किसको माना है आपने? पहला स्टेप। ये हो गया आपका पहला स्टेप। समझ में आया सबको? इनटू, अब x का, x के रिस्पेक्ट में साइन x का सब जानते हैं, cos x। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, x का x के रिस्पेक्ट में ही करना है, इसलिए 1 है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू कुछ भी साइन के अंदर 10 है, के स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर है। अब देखिए जरा, देखने में टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूंगा कि टफ क्वेश्चन नहीं है। और फाइंड क्या करना है बच्चा? इधर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। फाइंड, या चलिए पहले वही कर लेते हैं, dy बाय dt कर लेते हैं बच्चों। x के नहीं, x के रिस्पेक्ट में लास्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए फिर से वही बात देखते हैं कि क्या हुआ। हमने x दिया तो स्क्वायर ने उसको छुपा के रखा, जिसको 10 ने छुपाया, जिसको 10 के अंदर गया ना वो, जिसको स्क्वायर ने फिर छुपाया। देखिए 10 के ऊपर स्क्वायर है, तब जाके उसको साइन ने छुपाया। बहुत लोग छुपा के बैठे हैं, बहुत लोग मार खाने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले dy बाय dt t के रिस्पेक्ट में कर रहे ना, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चा। तो सबसे पहले बाहर सबसे लास्ट में किसने छुपाया? साइन। सबसे बड़ा कौन है छुपाने वाला? साइन।
तो सबसे पहले पिटाई हम करेंगे किसकी? साइन की। लेकिन साइन की पिटाई किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? उसके अंदर जिसको उसने छुपा के रखा है, जो कि tan स्क्वायर x स्क्वायर है। ये हो गया आपकी साइन की पिटाई। उसके बाद किसका करेंगे बताइए? किसका करेंगे? tan का कि स्क्वायर का? स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर के अंदर tan छुपा हुआ है। तो उसके बाद tan x स्क्वायर का होल स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? टफ तो नहीं लग रहा है, डरना नहीं है, एकदम छोटी बात है ये। स्क्वायर का उसके अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में। फिर tan x स्क्वायर का आएगा नंबर किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? उसके अंदर x स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट में। फिर x स्क्वायर का नंबर आएगा बच्चों किसके रिस्पेक्ट में? x के। और अल्टीमेट एम तो हमारा यही है ना कि हम x को ढूंढ के निकाल लें और उसकी पिटाई कर दें। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है तो t के रिस्पेक्ट में कर दें। देखिए 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 कितना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया कि साइन ने सबको छुपा के रखा है, उसके अंदर स्क्वायर ने छुपा के रखा है, उसके अंदर tan ने छुपा के रखा है, तब जाके स्क्वायर अगेन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ने छुपा के रखा होगा, तब हमें x मिलेगा। यानी x तक पहुंचने के लिए पहले साइन से लड़ना पड़ेगा, फिर स्क्वायर से लड़ना पड़ेगा, फिर tan से लड़ना पड़ेगा, फिर स्क्वायर से लड़ना पड़ेगा, फिर x से लड़ना पड़ेगा। देखिए ये वही है। ओके, आप ये चीज समझ लीजिए, बस हो गया। उसके बाद अब देखिए इसको दिमाग में मैंने क्या रखा? मैंने बोला z रखिए, तो ये साइन z होगा। साइन z का क्या होता है बच्चा? cos z। z कौन है यहाँ पे? tan स्क्वायर x स्क्वायर। ये हो गया आपका खत्म एक। इसका आप देखिए tan, ये z रखिए तो z स्क्वायर है। z स्क्वायर का क्या होता है? 2z। और z कौन है बच्चा? tan x स्क्वायर। ये एज्यूम करना होता है। ओके, इनटू फिर x स्क्वायर को z एज्यूम करिए तो tan z का z के रिस्पेक्ट में क्या होता है? sec स्क्वायर z। z कौन है बच्चा? x स्क्वायर। ये z क्या है? हम एज्यूम कर रहे हैं, कुछ और नाम लिखना चाहे तो और लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर के x के रिस्पेक्ट में कितना? ये तो सब जानते हैं। और लास्ट में x का x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 हो जाता, जैसा यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसा है वैसा लिखेंगे। ये है आपका चेन रूल का एक बड़ा देखने में खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। नोट करिए 1 मिनट में। तो पहचानना ही सब कुछ है, कौन किसके अंदर है। चेन रूल कब लगता है? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर होता है। ये प्रोडक्ट नहीं है बच्चा, ये डिवीजन नहीं है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, छुप के बैठा है। देखिए x छुपा है स्क्वायर में, x स्क्वायर छुपा है tan में, tan x स्क्वायर छुपा है स्क्वायर में, और ये सब छुपा है साइन के अंदर। फंक्शन के अंदर फंक्शन जब रहता है तो चेन रूल लगता है। ओके, आपको ढूंढ के कहां तक पहुंचना है? लास्ट में x तक, लास्ट टर्म x तक पहुंचना है। अब वही समझना है कि आप कैसे पहुंच जाए। ओके बच्चों, वैसे आप जितना मैंने पढ़ाया है इससे आप एनसीईआरटी लेवल का मैथ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना खत्म करना चाहते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया। और भी देखिए छोटे क्वेश्चन करा देता हूं, बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे, औकात कुछ नहीं है इन लोगों की, आप बस पहचान जाए कि कौन किसके अंदर है। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा साइन 3x + 4, बहुत ही छोटा क्वेश्चन ये तो मैंने दे दिया। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए t के रिस्पेक्ट में। देखिए मैं x के रिस्पेक्ट में नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि लास्ट में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा वो ध्यान रखिए। ओके, तो पहले कौन छुपा है बच्चा? अब ये x इनके अंदर नहीं छुपा है, x इनके साथ है, तो x किसी के साथ रह के साइन के अंदर छुपा है, यानी छुपाने वाला तो केवल साइन है। तो पहले पिटाई कौन किसकी होगी? साइन की, जिसने इनको छुपा के रखा है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चा? उसके अंदर जो है उनके रिस्पेक्ट में। फिर पिटाई होगी 3x + 4 की t के रिस्पेक्ट में। ये है आपका स्टेप, बस हो गया। इसको अगर मैं रख लूं क्या? y, तो ये साइन y होगा। इसको अगर रख लूं z, तो ये साइन z होगा। वो कुछ भी एज्यूम कर लीजिए।
तो साइन जेड का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस जेड। जेड लेकिन किसको एज्यूम किया था आपने, 3x+4। ये हो गया इसका इनटू। अब इसका देखिए 3 किसी कांस्टेंट के साथ है ना बच्चा, तो वेरिएबल के साथ है ना, तो 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है तो वो पिटाई से दूर भागने के लिए चुपचाप बाहर चला जाता है। पकड़ा कौन जाता है, वेरिएबल। ये देखिए 3 चुपचाप बाहर चला गया और पकड़ा गया वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं था, तो अकेले में कौन पकड़ा गया, कांस्टेंट अकेले में पकड़ा जा चुका है बच्चों। ओके, अब देखिए cos 3x+4 इंटू, अब 3 तो कांस्टेंट था और x का t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dx/dt ही आएगा। ओके, प्लस 4 क्योंकि कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन चेंज बताता है, लेकिन 4 में तो चेंज होगा ही नहीं, तो 4 में चेंज कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब कोई कांस्टेंट अगर अकेले में पकड़ा जाता है तो उसकी पिटाई होके वो 0 हो जाता है, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ जाता है तो वो चुपचाप बाहर चला जाता है और पिटाई केवल किसकी होती है, वेरिएबल की। मतलब कांस्टेंट एक अच्छा दोस्त नहीं है, वो वेरिएबल का साथ नहीं देता, चुपचाप बाहर आ जाता है। पिटाई कौन खाता है, वेरिएबल बच्चों। ये आप ध्यान से समझिए। तो क्या मैंने अभी अभी बोला, कौन साथ नहीं देता है, वेरिएबल साथ। वेरिएबल का साथ कौन नहीं देता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है और पिटाई खाने की नौबत आती है तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट चुपचाप बाहर चला जाता है। अकेले में कौन पिटाई खाता है, वेरिएबल। कब फंसता है कांस्टेंट, जब अकेले में पाया जाता है। जब कांस्टेंट अकेले में पाया जाता है तो उसकी बहुत पिटाई होती है और वो 0 हो जाता है। ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए। ओके, समझे। चलिए और देखते हैं। और इस तरह से अगर मैं इसी को और बढ़ा देता हूं, 10 के अंदर 10 के स्क्वायर का कर देते हैं, 10² 3x+4 ऐसा कुछ कर देते हैं। तो फिर से पहचानिए बच्चों आप, कौन किसके अंदर है। तो देखिए ये x 3x+4 के अंदर नहीं है, उनके साथ है। तो 3x+4 पूरा का पूरा किसके अंदर है, 10 के अंदर है, जो खुद किसके अंदर है, स्क्वायर के। तो छुपा के किसने सबसे बड़ा, सबसे बाहर कौन है छुपाने वाला, स्क्वायर। पहले पिटाई उसकी होगी, फिर 10 की, तब जाके इसकी बात आएगी। दैट्स ऑल। तो चलिए 10 3x+4 होल स्क्वायर को होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। इसकी पिटाई किसके रिस्पेक्ट में, स्क्वायर की पिटाई किसके रिस्पेक्ट में, उसके अंदर जो है, कौन है उसके अंदर बच्चा, 3x+4। इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में। फिर 10 की पिटाई होगी, 10 पिटाई मतलब डिफरेंशिएशन। ध्यान से, पिटाई यहाँ पे मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, उसके अंदर कौन है, 3x+4 इसके रिस्पेक्ट में। चलिए इसकी भी 10 की भी होगी पिटाई। अब किसकी होगी, 3x+4 की, और वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, नेचुरल है x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करना होता तो t लिखते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल। अब इसको दिमाग में क्या रखिए, कुछ भी नया वेरिएबल z मान लीजिए, y मान लीजिए, y लेट कर लेते हैं। तो ये अगर y लेट करते हैं तो ये क्या होगा, y²। तो y² का कितना होता है, 2y, लेकिन y कौन है, 3x+4 ये है, हो गया इनटू। इसको दिमाग में रखिए कुछ भी z, तो 10z हो जाएगा। 10z का क्या होता है, sec² z, ये भी हो गया। और 3x, फिर वही x वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट के साथ है, कांस्टेंट साथ नहीं देगा, अकेले में पकड़ा जाएगा कौन, x। और जब कांस्टेंट अकेले में पकड़ा जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर 3 × 2 6 10 3x+4 इंटू sec² 3x+4। इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये सॉल्व करिए। मेरा काम अभी यहाँ पे क्या था कि मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा दूं। आप समझ गए, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, चेन रूल का खत्म। ओके बच्चों, आगे अब बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। अब इसका एप्लीकेशन, कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं। ओके,
तो देखिए तो बच्चों, हमने शुरुआत ही जब की थी फर्स्ट पार्ट में, तो हमने कहा था डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है। डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका देखिए, छोटा किया है मैंने, चेंज देता है। चेंज मतलब मैं y इक्वल टू एफ एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या देगा, अगर याद हो तो, चेंज इन y बाय चेंज इन x का रेशियो एक कंडीशन के साथ, याद होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये मैथ्स में इस तरह से लिखा जाता है, किसको, x में चेंज बहुत छोटा है इस स्टेटमेंट को, x में बहुत छोटा है चेंज, इस स्टेटमेंट को हम मैथ्स में ऐसा लिखते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन हमें आप कह सकते हैं आगे से कि y में चेंज और x में चेंज का रेशियो देता है, लेकिन चेंज बहुत ही छोटा होना चाहिए x में। y में चेंज बड़ा भी हो सकता है बच्चा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि y कैसे डिपेंड करता है, मतलब कैसा फंक्शन है। तो y में चेंज छोटा जरूरी नहीं है, x में चेंज छोटा होना चाहिए, y में चेंज बड़ा भी हो सकता है। ओके, इवन इनफाइनाइट हो सकता है y में चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन देता क्या है। ओके, अब इसका फायदा हम उठाते हैं। तो पहला फायदा, हम इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख के उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इसके लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक y और x जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है आप पढ़ते हैं, उसके बीच में एक ग्राफ, एक वेरिएशन लेता हूं, और एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में लेता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। 9th में आपने पढ़ा है ये चीज, कहां पे पढ़ा है आपने, 9th में आपने पढ़ा होगा। ओके, मान लीजिए यहां पे भी वेरिएशन ऐसे है और यहां पे वेरिएशन ऐसे है, मान लीजिए। अच्छा, अब अगर आप समझ गए, देखिए दोनों से हम इंटरप्रेट करेंगे कि आखिर में डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है। व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, अच्छा, अब देखिए, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये जो स्टेटमेंट है उसका यूज करते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। तो बच्चों, अगर मैं एक पॉइंट इसके ऊपर ये लेता हूं और इसको मैं x कहता हूं, और एक और पॉइंट लेता हूं यहां पे ये, और इसको मैं कहता हूं x प्लस डेल्टा x, और दोनों को मिला के एक लाइन खींच देता हूं। तो आपको याद है ये लाइन क्या होती थी, 9th 8 में कहीं पढ़ा था, क्या कहते थे, कॉर्ड कहते थे, कॉर्ड कहते थे, ठीक है। और यहां पे भी देखिए सेम ऐसे ही कुछ, ये हमने T1 ले लिया और ये हमने T2 ले लिया, जो कि T1 को T कर देते हैं, तो ये T प्लस डेल्टा T होगा। अब ये कौन है बच्चा, अगेन कॉर्ड है, ठीक। चलिए, अब इस कॉर्ड को हम ऊपर की तरफ धीरे 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 शिफ्ट करते हैं, या पहले देखते हैं इस कॉर्ड का ये क्या चीज है। तो देखिए बच्चों, अगर ये कॉर्ड ले ले तो इसका ये कॉर्ड का ये वाला पार्ट x2 y2 मान लेते हैं पहले वो पॉइंट, और ये पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये क्या है बच्चों, ये इतना से लेके इतना तक, ये कौन है, y2 माइनस y1, यानी ये चेंज इन y है। और ये कौन है बच्चा, x2 माइनस x1, ये x1 है और ये x2 है। तो ये बीच में कौन है, चेंज इन x। तो ये कौन है, चेंज इन y बाय चेंज इन x कौन है, देखिए तो चेंज इन y बाय चेंज इन x इस ट्रायंगल के tan थीटा की वैल्यू है बच्चा, tan थीटा। अगर थीटा हम ये लें, ये थीटा मतलब x एक्सिस से बनने वाला एंगल, देखिए यहाँ पे ये भी तो थीटा होगा ना, x एक्सिस से बनने वाला एंगल ही तो है वो, मतलब ये जो है डेल्टा y बाई डेल्टा x वो tan थीटा है। और आप जानते हैं
ये पहली बार और बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे आज 11th में, लेकिन हो सकता है पहले आपने पढ़ा हो। इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या कहते हैं? स्लोप। तो ये है स्लोप। लेकिन ये स्लोप किसका बच्चों? किसका स्लोप? स्लोप ऑफ कॉर्ड। ओके, बहुत बढ़िया। अब यही चीज अगर मैं यहां निकाल दूं ऐसे ही एग्जैक्टली सेम, तो ये कितना होगा बच्चों? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना होगा? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम अगर करें तो ये थीटा अगर मान लें तो tan थीटा यहां पे जो होगा अगेन वो भी स्लोप ही शो करेगा। लेकिन यहां पे स्लोप क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं, चेंज इन पोजीशन कहते हैं इसको। और ये भी तो वही है, स्लोप ऑफ इस कर्व का कॉर्ड। दो चीज आ गई। अच्छा, लेकिन बच्चों जब डिस्टेंस टाइम होता है तो इसको कॉर्ड से ज्यादा एप्रोप्रिएट हम क्या कहेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये कौन है बच्चा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होता है क्या? आप बता सकते हैं, पता है आपको, बहुत पढ़ा है इसको। बोलिए, एवरेज वेलोसिटी। तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो कि tan थीटा यानी स्लोप के बराबर होगा, और उसको कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है, और वाई एक्स ग्राफ में कॉर्ड का स्लोप मिलता है अगर हमारा चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स निकालें तो, जब एक्स बहुत बड़ा होता है। देखिए एक्स बहुत बड़ा है तो पहला पॉइंट ये हो गया। ओके, चलिए अब बच्चों ऐसा करते हैं, ये जो चेंज है ना अब उसको छोटा करते हैं। कैसे छोटा करेंगे? देखिए इसको मैंने थोड़ा कर्व को, कॉर्ड को खिसकाना शुरू कर दिया उधर की तरफ, ये खिसका दिया तो देखिए एक्स छोटा हो गया। यहां से हुआ कि नहीं? और खिसकाइए, और इस तरह से खिसकाइए कि ये जो x हो लगभग एकदम एक ही जगह पे हो। तो ये जो x आ जाएगा चेंज इन x, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो अगर मैं ये जो पॉइंट था पहले उसको मैं छोटा करता जाऊं पास ले जाऊं, तो जो x बड़ा था वो x छोटा हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया? अब वही y में चेंज और x में चेंज ले लिया, लेकिन अब एक कंडीशन के साथ ले लिया। किस कंडीशन के साथ? बताइए किस कंडीशन के साथ? कि x में चेंज बहुत ही छोटा कर दिया हमने। उसको मैथ में आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में बोला था क्या? डेल्टा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका ये डेफिनेशन याद आया? इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं dy बाई dx। मतलब y में चेंज और x में चेंज का रेशियो जब इस कंडीशन के साथ होता है तो इसको हम dy बाई dx कहते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये अब आया क्या? आप बताइए, इससे पहले कभी देखा है आपने? एक सर्किल में ऐसा देखा होगा। इसको क्या कहते थे बच्चों? कॉर्ड। इसको क्या कहते थे? कॉर्ड। इसको क्या कहते थे? कॉर्ड। लेकिन जब ये कॉर्ड बहुत पास पास आ जाता था, याद करिए, तो क्या हो जाता था बच्चों? बोलिए बोलिए, टेंजेंट हो जाता था। क्या हो जाता था? टेंजेंट। मतलब जब x बहुत दूर दूर है तो कॉर्ड का स्लोप है, लेकिन जब x बहुत पास हो गया तो किसका स्लोप कहेंगे? इसको स्लोप ऑफ क्या? टेंजेंट। इसको कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये है हमारा खास बात, यही है हमारी फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह सकते हैं इसको, या फिजिकली जो हमें दिख रहा है वो क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dy बाई dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड डेल्टा y बाई डेल्टा x इज स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग।
मैं समझता हूँ कि यहाँ से तो आप समझ गए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों कभी भी dy बाई डी एक्स अब क्या दिखाएगा, क्या शो करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ गए? ओके, ये हो गया आपका एक। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये सेकंड कहलाता था ना, याद है? सेकंड कहलाता था या कॉर्ड कह सकते थे। तो कॉर्ड 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 जैसे जैसे पास आ रहा है वो एक, जब ऐसे टाइम पे जब डेल्टा एक्स यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, टेंस टू 0, तो ये 2 पॉइंट नहीं अब 1 पॉइंट लगभग हो जाएगा। और लगभग 1 पॉइंट को अब हम क्या कहने लगेंगे, टेंजेंट। आपने 8th में पढ़ा होगा बच्चों ये टेंजेंट के बारे में, या 9th में पढ़ा होगा। तो ये वहां से हम लोगों ने निकाला है, वहीं से कोरिलेट कर रहे हैं इस चीज को। मतलब dy बाई डी एक्स की जो ग्राफिकल मीनिंग y-x ग्राफ पे अगर देखे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, दैट्स ऑल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे देखे तो क्या होगा बच्चों? अब आप बताइए, यहाँ पे इंटरवल बहुत बड़ा है, ये इंटरवल छोटा है, ये इंटरवल और छोटा, ये इंटरवल और छोटा, और ये एक बहुत ही छोटा इंटरवल मैंने ले लिया, बहुत ही छोटा। फिर से यहाँ पे बहुत छोटा इंटरवल, डेल्टा टी बहुत ही छोटा। मतलब ये जो चेंज है टी में, उसको बहुत छोटा ले लिया, तो क्या होगा बच्चों? मतलब अब ये चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम विथ दिस कंडीशन, जो मैथ में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, इसी को तो हम कहते हैं ds बाई डी टी। और अगर ये ds बाई डी टी है तो हम कह सकते हैं, देखिए बच्चों, इस जब टाइम दूर दूर है या इंटरवल बड़ा है तो लगातार वेलोसिटी हमारी बदल रही है। क्यों बच्चों? वेलोसिटी आप अभी नहीं समझते हैं, मैं बता देता हूं। ये जो स्लोप है ना, टेंजेंट का जो स्लोप है ना, वही वेलोसिटी शो करेगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है। टेंजेंट की बात कर रहा हूँ बच्चों, हाँ। तो लगातार बदल रहा है, और लगातार वेलोसिटी बदल रही है, तो क्या वेलोसिटी होगी हम नहीं बता सकते। फिर भी इतने इंटरवल के लिए एक वेलोसिटी बता रहे हैं, तो 100% वो एक पर्टिकुलर टाइम की तो नहीं, एक इंटरवल में वेलोसिटी होगी। इंटरवल में वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब ये टाइम बहुत छोटा कर देंगे, तब जो है वेलोसिटी अब कहाँ की होगी बच्चों? एक इंस्टेंट की होगी। और एक इंस्टेंट मतलब एक टाइम, इतने छोटे इंटरवल के, मतलब इतना छोटा डिफरेंस ऑफ टाइम है कि उतने छोटे टाइम में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। फिर से सुनिए, इतना छोटा इंटरवल है कि उतने छोटे इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ। और वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं हुआ तो हम उस इंस्टेंट की वेलोसिटी कहेंगे जो कि लगभग कांस्टेंट होगी और चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट क्यों होगी? मैंने कहा ना, इतना छोटा इंटरवल लिया है कि उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में ये चेंज नहीं होगा। उस केस में हम कहेंगे ये वहां की वेलोसिटी है। ये कहां की वेलोसिटी है? ये कहां की वेलोसिटी है? वहां की वेलोसिटी है। इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? बोलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको कहते हैं। ओके, मतलब अब फाइनली क्या समझ में आया बच्चों? टाइम बड़ा रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। लेकिन यही टाइम बहुत छोटा कर देंगे, बहुत बहुत छोटा, तो ये अब ये 2 पॉइंट नहीं होगा बच्चों, लगभग 1 पॉइंट होगा। क्यों? ये पॉइंट इतने नजदीक नजदीक है कि उतने छोटे टाइम में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, और चेंज होगा तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम उस पूरे छोटे से रीजन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी हमें। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये है डिफरेंशिएशन जब एसटी कर्व में देखते हैं तो, और y-x कर्व में देखते हैं तो। मीनिंग उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग या मतलब ग्राफिकल मीनिंग, ये हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान रहे, आपका दिमाग इसमें लगा हुआ है, ये आपको पता है, इससे लगाइएगा। मतलब सेकंड और टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़ा था, उसका यूज करके यहां पे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट छोटा सा पार्ट क्या है? वो है एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ये तो ग्राफिकल मीनिंग है इस डिफरेंशिएशन की। मतलब हम किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से समझिए,
एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं मैं, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं डिस्टेंस इक्वल टू 3t²। तो आपको हो सकता है ग्राफ ना पता हो, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ पढ़ाया है, तो ग्राफिकल, अगर मैंने शायद वीडियो अपलोड नहीं किया है लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, अगर ग्राफ इसका पढ़ा है तो एक रफ ग्राफ आप बनाइए, लेट ऐसा ग्राफ। अब मैं टाइम लेता हूं बच्चों t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, और मैं एक क्वेश्चन कहता हूं फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन कहता हूं फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू लेट 2 सेकेंड। मान लीजिए मैंने ये कहा, तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम दिया है और यहाँ पे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया है, और जब इंटरवल ऑफ टाइम दिया है तो इसका मतलब ये क्या निकालने को बोल रहा है, एवरेज। जबकि इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया है तो ये कौन सी वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस। ये समझ लीजिए, अगर इंस्टेंटेनियस नहीं लिखूंगा, केवल वेलोसिटी लिखूंगा तो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि एक इंटरवल, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है। तो बच्चों आप बताइए डिफरेंशियल किसमें करेंगे, फर्स्ट में कि सेकंड में? बताइए फिर से, डिफरेंशियल किसमें करेंगे, फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में, क्योंकि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ही डिफरेंशियल किया जाता है, मतलब एक बड़े इंटरवल के लिए डिफरेंशियल नहीं किया जाता। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम सीधा क्या कर लेंगे, वी एवरेज के लिए सीधा डिस्प्लेसमेंट कहां पे देखना है बच्चों, 3 सेकेंड पे, और डिस्प्लेसमेंट कहां पे देखना है, 1 सेकेंड पे, अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, 3 - 1। अब ये देखिए कैसे होगा, इसमें t इक्वल टू, एक बार 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे निकालने के लिए टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो 3 3 जा 9 इंटू 3 27, माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड निकालेंगे तो 1 रखेंगे t की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 अपॉन 2, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जरा इंस्टेंटेनियस देखिए, ये आंसर 1 है और आंसर 2 देखिए आप। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था और उसमें डिफरेंशियल आपको आता है, तो आप इससे समझिए वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट है, यानी इसको डिफरेंशिएट करिए तो 3 अकेले में चला जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, वेरिएबल मार खाएगा, पिटाई खाएगा, और उसका हो जाएगा डिफरेंशिएट 2t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। दैट इज आंसर है 6t। लेकिन ये किस टाइम पे पूछा गया बच्चे, 2 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड इज 6 इंटू 2, ये भी 12 आया। लेकिन ये चांस की बात है, कोई जरूरी नहीं है, अगर वेलोसिटी अगर बदल देंगे 2 की जगह पे 2.5 पे ले लेंगे तो अभी वेलोसिटी अलग आ जाएगी, यानी एवरेज और इंस्टेंट सेम आए, जरूरी नहीं है बच्चों। लेकिन मेथड समझिए कैसे हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं और कैसे हम एवरेज निकालते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है, इसमें हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम दिया रहेगा और इसमें हमेशा इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, दैट इज 1 पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके एवरेज को समझने के लिए, ओके। ठीक है बच्चों, ओके ओके ओके। अब देखिए आगे देखते हैं। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब लोग परेशान रहते हैं क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा में। तो फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा, ये फाइंड करने के लिए अब देखिए, तो देखिए बच्चों क्या फाइंड करने के लिए बोला है, नया टॉपिक बताइए, मैक्सिमा और मिनिमा, ओके। तो इसमें फायदा किस चीज का उठाते हैं हम, इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हैं कि अगर y को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे चेंज इन y मिलेगा, अगर मैं z को डिफरेंशिएट करता हूं
तो मुझे चेंज इन जेड मिलेगा। अब ये अलग बात है कि किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, मान लो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dy बाई डी टी मिलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, y में चेंज तो मिलेगा ना। और मान लो इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन चेंज तो मिलेगा ही मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं, बच्चा बताओ कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए y x के साथ बदल रहा है और वो ऐसा कुछ बदल रहा है, तो इस पीक पॉइंट पे अगर मैं y में चेंज पूछूं तो आपको क्या लगता है कि इस x में चेंज के लिए y में चेंज कितना है, बोलिए। 0 है। देखिए लगभग कोई चेंज ही नहीं है। ऐसे इस जगह पे भी y में चेंज कितना है बच्चों, 0 है। x में चेंज तो हो रहा है लेकिन y में चेंज यहाँ पे भी 0 है। इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसमें y में चेंज 0 होगा या उस फंक्शन में चेंज 0 होगा, ये हम कह सकते हैं। इसका मतलब कि इस y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जिस जगह पे मैक्सिमा या मिनिमा उस जगह पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, इस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। इसका उल्टा बोलिए बच्चा, इसका उल्टा बोलिए कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम dy by dx विल बी 0। उल्टा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो आपको इस पॉइंट पे dy by dx को 0 करना पड़ेगा। समझ गए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। चलिए एक तो ये हो गया, लेकिन बच्चों यहां देखिए मैक्सिमा या मिनिमा, दिक्कत ये है कि मैक्सिमा की मिनिमा दोनों में से कोई स्पेसिफाई तो करो कि मैक्सिमा की मिनिमा। उसके लिए हम चेक करते हैं, चेक बिना चेक किए आंसर नहीं लिखिएगा, दिक्कत हो सकती है। वैसे जनरली आप लोगों के कोर्स में फिजिक्स में हम यूज कर रहे हैं, मैथ्स में नहीं, इसलिए थोड़ा सा लीनियंसी रहती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि बिना चेक किए आप मत करिए। तो चेक करने के लिए 2 मेथड है। मेथड 1 सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये 2 चीज होता है, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट या डबल डेरिवेटिव टेस्ट। समझ लीजिए, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, बस 1 मिनट में कॉन्सेप्ट लिखिए पहले इसको, फिर हम देखते हैं कि क्या करते हैं। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का यूज ही किया जाता है बस किसमें, मैक्सिमा मिनिमा में। किस कॉन्सेप्ट का, कि y को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो चेंज इन y मिलेगा, z को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो चेंज इन z मिलेगा, और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ये जो चेंज होगा वो 0 होगा। इसका मतलब कि जिस जगह पे फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा है उस जगह पे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। अब देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू fx। आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट आप इसका dy बाई dx निकाल देंगे, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप इसके dy बाई dx को 0 कर देंगे और उससे x की डिफरेंट वैल्यूज, अगर 1 आती है तो 1, 2 आती है तो 2 निकाल देंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज निकाल देंगे। थर्ड नंबर पे आप चेक करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, चेक। तो चेक करने के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताता हूं, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताता हूं क्या करना है। आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए और ये पॉइंट जहां पे ये स्लोप 0 है वो डिनोट कर लीजिए, x1 और x2 लेट, और भी आ सकता है
और फिर देखिए कि x1 से पहले यहाँ पे जो dy by dx है वो क्या है, dy by dx क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है। आप क्या चेक करेंगे कि dy by dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लेते हैं कि dy by dx यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे जनरली मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, कई क्वेश्चन परेशान करने वाला देता है, लेकिन जनरली ये लेस देन 0 होगा। आपके फिजिक्स में जनरली लेस देन 0 होगा। आप चेक करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चेक करेंगे तो अल्टरनेट लगा दीजिए, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब अभी पिछले टॉपिक में हमने देखा था ये शो करता है स्लोप, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कर्व ऐसा है जिसका स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्लोप है बच्चों। पॉजिटिव स्लोप मतलब जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, और टॉप पे जाके 0 होने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव स्लोप मतलब कर्व ऐसा मुड़ने वाला है, तभी तो स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि ये एंगल देखिए ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल जब बनता है तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है। यानी x1 इज दैट पॉइंट एट विच जिससे पहले स्लोप पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी ये कर्व जरूर ऐसा कुछ होगा, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, जरूर कर्व ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कर्व जहां पे पहले स्लोप पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जबकि यहां पे जहां पे पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये है आपका पहला चेक, चेक फर्स्ट। और दूसरा चेक है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट ये दूसरा है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो डिफरेंशिएट करके आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, और इसकी वैल्यू किस पे देखा हमने, अलग अलग जो वैल्यूज हमारी 0 निकली थी, जीरोस जो था dy by dx का, उस पे देखा। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए x1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जानते हो क्या बच्चा, इसका मतलब है अगर डबल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हमारा कर्व ऊपर की तरफ ओपन होगा, इसको कहते हैं कॉन्केविटी अप होगी। और अगर कॉन्केविटी अप होगी तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है वो क्या होगा बच्चा, मिनिमा। मतलब डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्लियर हो गया। और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, नेगेटिव किसी पॉइंट पे, मान लीजिए x2 पे है, ये उल्टा भी हो सकता है x1 x2 पे, तो ये कॉन्केविटी, इसका क्या मतलब है, कॉन्केविटी डाउन होगी, कर्व नीचे की तरफ ओपन होगा। और उस केस में ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस तरह से हमें x2 पे मैक्सिमा और x1 पे मिनिमा मिल जाएगा। यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा, ये अभी वैल्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिला। तो अब मान लीजिए कोई कहता है कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहां पे है बच्चों, x1 पे। तो ये x1 की वैल्यू आप फंक्शन में रख देंगे तो आपको मिनिमम मिल जाएगा, y की वैल्यू। और मान लीजिए मैक्सिमा पूछता है तो x2 की जो वैल्यू आएगी, जिसके लिए स्लोप डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आएगा, वो x2 की वैल्यू जब फंक्शन में रख देंगे तो मैक्सिमा आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। समझ गए। मैथमेटिक्स में थोड़ा और है बच्चों, होने के लिए और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है। तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाए, जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे। लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट है, और स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी देखिए स्लोप नेगेटिव और बाद में भी नेगेटिव है, या ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए पहले भी स्लोप पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव के बाद 0 के बाद फॉल पॉजिटिव हो तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, और अगर स्लोप नेगेटिव के बाद 0 के बाद फिर नेगेटिव हो तो भी ना मैक्सिमा ना मिनिमा। आप समझ गए। लेकिन अगर स्लोप पॉजिटिव के बाद नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव तो मिनिमा। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। और डबल डिफरेंशियल में देखिए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और इक्वल टू 0 है तो ये वाला पॉइंट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन इसको आगे आपके मैथमेटिक्स में ये ज्यादा है,
आपके फिजिक्स में ज्यादा नहीं है। इस तरह से हम कोई क्वेश्चन लेके और इस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं बच्चों। लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर। फिर एक एग्जांपल कर देता हूं बस, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो गया। बाकी हम लोग एप्लीकेशन जब करेंगे तो पढ़ते रहेंगे इसका एप्लीकेशन इन काइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन इन होल फिजिक्स बच्चों, पूरी की पूरी फिजिक्स में ही इसका एप्लीकेशन आता है, आप जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। ओके, तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो कम से कम 10 जगह फिजिक्स में यूज होगा। कम से कम 10 जगह बोल रहा हूं, 3-4 तो अभी बता दूंगा मैं। एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? डिवाइड चावल लेते आएंगे आप? चावल पसंद है? डिवाइड ए क्वांटिटी capital Q in 2 parts so that their product will be maximum। ये है हमारा क्वेश्चन। तो लेट वन पार्ट, आंसर है यहाँ पे। अब आंसर लिख लेते हैं इसका, कैसे समझ के एक एक करके। लेट वन पार्ट, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चा, और मैंने कहा ना इसको फिजिक्स में 10 जगह यूज करेंगे आप पूरे 11 से लेकर 12 तक। लेट वन पार्ट इज x, देन सेकेंड विल बी, बोलिए, q माइनस एक्स। अब हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? प्रोडक्ट को। लेट प्रोडक्ट इज p will be equal to x into q minus x। प्रोडक्ट ये हो गया आपका। अब इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो चले हमारा फंक्शन मिल गया हमें जिसको मैक्सिमाइज करना है, x into q minus x। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों, स्टेप बताओ। स्टेप 1, डिफरेंशिएट करिए, तो dp by dx की वैल्यू निकालिए। चलिए इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, q into x minus x स्क्वायर। q इंटू एक्स में कांस्टेंट q चुपचाप बाहर आ जाएगा, x अकेले में पकड़ा जाएगा, पिटाई खाएगा और 1 हो जाएगा। आप जानते हैं x का डिफरेंशियल 1 विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस x स्क्वायर का कितना होगा? पावर सामने, पावर में एक कम, आंसर आएगा q माइनस 2x। ये डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी आंसर नहीं, डिफरेंशिएशन। ओके, आराम से। स्टेप 2 क्या है बच्चों? स्टेप 2 क्या है? डिफरेंशिएशन जो आया उसको 0 कर दीजिए आप। उससे आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, कंफर्म लेकिन नहीं है। तो बस q माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इससे आपकी x की एक से ज्यादा नहीं, एक ही वैल्यू आई, q/2। लास्ट एग्जांपल में, मतलब मैंने कंक्लूजन में जो रिजल्ट निकाले थे उसमें हमने 2 वैल्यूज ले ली थी, तो 2 नहीं, यहाँ पे एक ही आई, कोई बात नहीं। अब तीसरे नंबर पे होता है चेक। तो बच्चों मैं सिंगल डेरिवेटिव की बात कर लेता हूं पहले, फिर डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो यहां पे आप 2 नंबर लाइन पे 2 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट डिनोट करेंगे, कितना? q/2। और q/2 पे इसका स्लोप तो 0 आ ही रहा है, उससे जस्ट पहले बताइए इसका स्लोप क्या आएगा? उससे जस्ट पहले, तो q/2 से जस्ट पहले अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, q माइनस कुछ कम वैल्यू, देखिए नेगेटिव आ जाएगी। सॉल्व करके देखिए, इसमें q/2 से थोड़ी वैल्यू q/3 रख के देख लीजिए। q/2 से थोड़ा पहले क्या आएगा? q/3, थोड़ा और कम ना, q/3 इसमें रख के देखिएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे नेगेटिव। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। बस हमारा काम बन गया। अब देखिए इसका मतलब हमारा जो स्लोप है वो पहले नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, q/3 रखेंगे तो q/3 में से माइनस करेंगे तो q/3 बच जाएगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा और बाद में नेगेटिव आएगा। सॉरी, हाँ, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जहां पे स्लोप 0 है उससे पहले स्लोप पॉजिटिव और बाद में स्लोप नेगेटिव हो रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चा? x इक्वल टू कैपिटल Q/2 कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो आप तो रटी डालिए, मैंने कहा ना ये बहुत जगह यूज होने वाला है कि आधा आधा जब डिवाइड करेंगे तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए आधा आधा डिवाइड करने पे, और मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछेगी कितना मैक्सिमम वैल्यू होगी तो p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ बच्चों? q/2, दैट इज एक्चुअली q/2 into q minus q/2, दैट इज अगेन q/2।
क्यू स्क्वायर बाई 4 ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट की नहीं हो सकती। ये हो गया आपका एक। लेकिन बच्चों फोर्थ मेथड डबल डिफरेंशियल भी हम कर लेते हैं। तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए बच्चों, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए कितना आया, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंस करिए, क्यू का डिफरेंशियल 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल 1, आंसर आया -2। तो बच्चों ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब कॉन्केविटी क्या, डाउन। नेगेटिव मतलब कॉन्केविटी डाउन, इसका मतलब ये कुछ ऐसा कर रहा होगा। और अगर ये ऐसा कर रहा होगा तो ये कौन सा पॉइंट रहा होगा जिसपे हम देख रहे हैं मैक्सिमा। तो यही चीज यहां से भी मिल गई कि डबल डिफरेंशियल इसका नेगेटिव है, इसलिए कॉन्केविटी डाउन है, और कॉन्केविटी डाउन है, सो इट इज पॉइंट ऑफ कौन एक्स इक्वल टू क्यू बाई 2, वो पॉइंट क्योंकि उस पर चेक नहीं किया है, क्योंकि और दिख ही नहीं रहा है। और कोई पॉइंट होता मतलब इसमें वैल्यू रहता है एक्स की तो रख के देखते ना, नहीं है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे भी ये मैक्सिमा है, इट इज पॉजिटिव, सो क्या बोल रहा हूं, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों समझ गए? तो चाहे इससे चेक करिए चाहे इससे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया आपका, तो बताइए 50 के 2 टुकड़े करिए कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, बताइए 50 के 2 टुकड़े जिससे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। पहले इसको नोट करते रहिए, समझ गए? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। थर्ड और फोर्थ ऑप्शनल है, या तो 3 करिए या 4 करिए, 4 में से 3 या 4 में से कोई एक ही करिए चेक करने के लिए, ओके? तो बताइए, मिटा रहा हूं मैं इसको, ओके? बताइए 50 के 2 टुकड़े करिए कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, 25 100 के 2 प्रोडक्ट करिए कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, 50 एंड सो ऑन, ऐसे ही हो जाएगा। अब बच्चों आप जल्दी से, मैं बस ये पढ़ने के लिए नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। एक मास हमारे पास है, उसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो। तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r²। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, स्टार्ट किया होगा। अब ये मैक्सिमम होने के लिए m1 और m2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा ना, तो एक मास m1 है और एक मास m2 है, और हमें ही इसको बांटना है कि उनका प्रोडक्ट देखिए मैक्सिमम हो। तो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो F विल बी मैक्सिमम, यानी फॉर F मैक्सिमम m1 इंटू m2 मैक्सिमम होना चाहिए। और आप जानते हैं m1 इंटू m2 मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के दोनों m/2 और m/2 हो जाएंगे। समझ गए बच्चों? तो देखिए डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन और कौन सा होता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन और कौन सा होता है, एक चार्ज Q को 2 टुकड़े में बांटिए कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r², थोड़ा सुना होगा आपने। फिर वही बात, Q के 2 टुकड़े करना है, एक Q1 है और एक Q2। तो मैक्सिमम कब होगा बच्चा बताइए, F मैक्सिमम कब होगा, जब Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम होगा। और Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम कब होगा, जब Q1 भी Q/2 और Q2 बाई Q/2 होगा। आप समझ लीजिए इसके आगे का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो मैंने सामने करा दिए, क्वेश्चन और भी बहुत होते हैं, लेकिन वो टाइम पास क्यों करें हम। जैसे कंटेनर है, कंटेनर में h हाइट तक पानी भरा हुआ है, और हम एक छेद कर देते हैं इसमें नीचे से h हाइट पे। तो ये जब जहां जाके गिरेगा ना बच्चा, वो रेंज मैक्सिमम कब होगा, आप देखेंगे, आप प्रूव करेंगे कि जब ये h और ऊपर का h आधा आधा हो जाए, जैसे यहाँ पे आधा आधा हो रहा है, तो ये रेंज मैक्सिमम होता है। आप देखेंगे कि जो रेंज आता है ना बच्चा, वो 2√h इंटू h माइनस h आता है, यानी अगेन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है बच्चा, ये r मैक्सिमम होने के लिए प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये आधा आधा बटेगा। दैट इज r विल बी मैक्सिमम when h will be equal to h/2। ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है। और एग्जांपल तो मैंने कहा ना, 10 एग्जांपल आपके सामने हैं। एक होता है कि भाई h हाइट से एक पत्थर को गिराया 45 के इंक्लाइन प्लेन पे, और गिरने के बाद ये यहाँ से रिबाउंड हो गया ऐसे, तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा। सेम क्वेश्चन एकदम, वो पानी है ये पत्थर, तो ये भी h/2 अगर कर दे और ये भी h/2, तो मैक्सिमम हो जाएगा। आपको पढ़ा रहा हूं क्या, नहीं, बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है।
और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते ही थे ना बच्चा, याद करिए, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि हाफ सर्किल में अगर एक पार्ट d1 ले लेते हैं और दूसरा पार्ट d2 ले लेते हैं, तो ये जो तीसरा है h, ये हाइट, d1 इंटू d2 मस्ट बी इक्वल टू h स्क्वायर। आपने अभी भी पढ़ा होगा, 10th में जस्ट पढ़ के आए होंगे, याद है? इससे आप लोग इरेशनल नंबर डिनोट करते थे नंबर लाइन पे, इसका यूज करके। ये देखिए, अब खुद ही बताइए मैक्सिमम कब होगा ये h, जब ये बीचों बीच होगा, और ये h मैक्सिमम तब होगा जब ये d1 इक्वल टू d2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आधा आधा बटेगा, वही बात है, यानी ये प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट ही तो है ना ये h, वो मैक्सिमम कब होगा? जब ये आधा आधा बटेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं परेशान करना चाहता हूं, आपको एप्लीकेशन बताना चाहता कि देखिए कितना खतरनाक एप्लीकेशन होता है इसका मैक्सिमम मिनिमम का। जबकि इसके अलावा 10 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, किसमें बच्चों? काइनेमेटिक्स में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। यूज तो इसके 100 हैं, मैं इसके यूज 100 बता सकता हूं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब उसमें हमें यूज मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।